मेरी वेलकम बैक पार्टी में उसने एक घटिया चाल चली। उसने अपने गुर्गों से मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिलवा दिया। वह चाहता था कि मैं सबके सामने अपना एपा खो दूं, चीखूं चिल्लाऊं और क्लोई के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने बस चुपचाप किसी से अपना बैकपैक मंगाया। तभी क्लोई ने तेवर दिखाए और मेसन का बचाव करते हुए कहा, तुम बस गलती से गिर गए थे। मेसन के तीनों दोस्तों ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तमाशा मत बनाओ। मैं बिल्कुल कूल रहा और मैंने पूछा, मेरी वॉच और फोन कहाँ हैं? जब मैं गिरा तो वो मेरे पास थे। तुमने मुझे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन मेरा सामान पूल में ही रह गया। मेरी वॉच लिमिटेड एडिशन है, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए थी। अब वह खराब हो चुकी है। ये सुनकर मेसन और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेसन जानता था कि क्लोई मेरे लिए क्या थी। स्कूल में मेरे लिए दूसरे स्कूलों के बच्चे आते थे और मेसन कुछ भी नहीं था। आज वो एक नकली चेहरा लगाकर मेरी जगह लेना चाहता था। उसे लगा था मैं रोऊंगा, भीख मांगूंगा। तभी मेसन ने नया नाटक शुरू किया। वह दुखी चेहरा बनाकर बोला, एथन, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। उसके दोस्त तुरंत बोले, मेसन, तुम माफी मत मांगो, तुमने कुछ नहीं किया। हमें ऐसे आदमी पसंद नहीं जो दूसरों की गर्लफ्रेंड पर नजर रखते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, जिसने भी यह किया है उसे कीमत तो चुकानी होगी ना। सुनिए, इस सूट की कीमत $2,58,000 है, जूते $45,000 के हैं, घड़ी $4,70,000 की है और फोन $13,000 का। सब मिलाकर हुए लगभग 6.5 करोड़ रुपए। पानी में गिरकर सब बर्बाद हो गया। जिसने धक्का दिया वो पैसे निकालो। ये सुनते ही मेसन और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसों में तो एक पूरा शहर या आलीशान बंगला आ जाता। मेसन और उसके दोस्त गरीब परिवारों से थे। मेसन ने खुद को शरीफ दिखाने के लिए क्लोई से कभी महंगे गिफ्ट्स नहीं लिए थे, बस अपने पिता के लिए एक नौकरी लगवाई थी। मेसन के दोस्त सोच में चले गए। एक मामूली सा सूट 2.25 करोड़ का, इतनी महंगी वॉच, कितना अमीर है यह। दरअसल मेसन जानता था कि क्लोई का परिवार बहुत अमीर है और वह इकलौती वारिस है। अगर वह क्लोई से शादी कर लेता तो मुझसे भी आगे निकल जाता। लेकिन अभी उसके दोस्त फंस चुके थे। उन्हें मेसन की वजह से ही क्लोई की कंपनी में 10,000 महीने की नौकरी मिली थी। वो इतने पैसे कहां से लाते? वहां एवा ब्रूक्स ने बहती गंगा में हाथ धोया और क्लोई से कहा, क्लोई, तुमने ही कहा था ना कि जो दोषी होगा वही पैसे देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में तुम्हें ही ईथन को पैसे देने की नौबत आ जाए। मेसन के दोस्त बहाने बनाने लगे, अरे वो कपड़े और वॉच तो पुराने हो चुके हैं ना, इस्तेमाल की हुई चीजों की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20,000 होगी। तभी एक आवाज आई, भाई, ईथन तो फिर भी कम मांग रहा है। वह वॉच लिमिटेड एडिशन है, रीसेल मार्केट में उसकी कीमत $10 लाख तक पहुंच चुकी है और सूट इसी सीजन का बिल्कुल नया है। क्लोई ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा किस पर निकाले। मेसन उसे मासूम लग रहा था और उसके दोस्त ना समझ, तो सारा गुस्सा मुझ पर फूटा। मेसन ने रोनी सूरत बनाकर क्लोई से कहा, ये मेरे दोस्त हैं, जिम्मेदारी मेरी है, पर मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 हैं। क्लोई ने मेसन को रोका। मेसन, तुम्हें जरूरत नहीं है। क्लोई ने गुस्से में लाल होकर तुरंत $10 लाख का चेक काटा और मेरे मुंह पर मारते हुए तंज कसा। ईथन हेस, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लालची हो। तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, तभी तो तुम विदेश भाग गए थे। मैं हैरान रह गया। मैंने मन ही मन सोचा, पैसों के बिना क्या तुम जैसी बिना दिमाग की सी ईओ यहाँ बकवास कर पाती? मैं तो बस पार्टी में आया था और बिना कुछ किए मुझे $10 लाख का चेक मिल गया। मेरा वहां रुककर बहस करने का कोई मूड नहीं था। मैंने चेक जेब में रखा और शांति से कहा, चलो, अगर माफी नहीं मिल सकती तो पैसा भी चलेगा। और मैं वहां से स्टाइल में पलटकर चल दिया। पीछे एवा ब्रूक्स बस क्लोई का चेहरा देखती रह गई। पार्टी में तमाशा खत्म होने के बाद एवा ब्रूक्स ने क्लोई पर तंज कसा, क्लोई, जाओ और उसकी बात मान लो। मुझे तो लगता है पूल में गिरकर तुम्हारा दिमाग भी भीग गया है। फिर एवा तेजी से मेरे पास आई और बोली, ईथन, चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, बहुत देर हो गई है। घर जाकर गर्म पानी से नहा लो और चेंज कर लो। वैसे $10 लाख कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन क्लोई और उसके कंगाल आशिक को ये रकम देकर उनकी बोलती बंद करने में मजा आया। वहाँ लोग खुसफुस करने लगे। 10 लाख बहुत नहीं है भाई। हेस परिवार अमीर तो है, लेकिन सुना है पिछले 2 साल से उनके बुरे दिन चल रहे हैं। ये अमीर बच्चे भी ना ऐसा दिखावा करते हैं जैसे पैसे की कोई औकात ही ना हो। कार में बैठते ही एवा ने मुझसे कहा, हमारे लिए तो ये बहुत अधिक रकम है ईथन, लेकिन क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें एक ब्लैक कार्ड दिया है? जब तक तुम उसे परेशान नहीं करते, तुम हर महीने आंख बंद करके लाखों रुपए खर्च कर सकते हो। खैर, क्लोई अभी उस मेसन के जादू में फंसी है। एक दिन उसे एहसास होगा कि वह सिर्फ तुमसे प्यार करती है। देखना, तलाक के बाद तुम पक्का क्लोई से ही शादी करोगे। ये सुनकर मैं तो सन्न रह गया। मैं तो भूल ही गया था कि इस नोवेल की दुनिया में जिस पुराने ईथन के शरीर में मैं आया हूँ, उसकी एक पत्नी भी है, और वो भी इतनी अमीर की उसने इसे अनलिमिटेड खर्च करने के लिए ब्लैक कार्ड दे रखा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, ऐसा चलती फिरती बैंक जैसी पत्नी को कोई बेवकूफ ही खुद से दूर करना चाहेगा। वह पुराना ईथन उस क्लोई के पीछे क्यों पागल था? एवा ने मुझे मेरे घर के सामने ड्रॉप किया। जैसे ही मैं कार से उतरा, सामने का नजारा देखकर मेरे सन्न हो गए। एक आलीशान, बेहद भव्य विला। किताब में लिखा था कि अलग होने के बाद पुराना ईथन अकेले रहता था, पर मुझे यह नहीं पता था कि वह इतने विशाल महल जैसे विला में राज करता था। जैसे ही विला के बटलर मिस्टर पार्कर ने मुझे देखा, उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। फिर भी उन्होंने संभल कर मेरा स्वागत किया। सर, आप वापस आ गए। मुझे यह सब किसी टीवी शो जैसा लग रहा था। खुद को संभालते हुए, ताकि किसी को शक न हो, मैंने बस धीरे से सिर हिलाया और अंदर चला गया। कमरे में आकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने तय कर लिया कि अब जब मैं इस किताब की दुनिया में फंस ही गया हूँ, तो मैं पुराने ईथन जैसी बेवकूफियां बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं मुख्य किरदारों से कोसों दूर रहूंगा, अपनी ऐश की जिंदगी जीऊंगा और कहानी के उस बुरे अंजाम से बचूंगा। तभी मैंने देखा कि पुराने ईथन का फोन काफी हद तक वाटरप्रूफ था, इसलिए वह चालू हो गया। स्क्रीन ऑन होते ही क्लोई का एक मैसेज टपका, ईथन हेस, आज तुमने जो घटिया हरकत की उसके बारे में जरा सोचो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लालची हो। मैंने उस मैसेज को भाव तक नहीं दिया।
और सीधे कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगालने लगा। मुझे उस अमीर सीईओ पत्नी का नाम जो जानना था, बहुत सारे नाम थे, तभी मुझे स्टर्लिंग नाम से सेव किया हुआ एक नंबर मिला। स्टर्लिंग परिवार, यानी इस पूरे शहर का सबसे ताकतवर और रईस खानदान। शरीर से क्लोरीन की गंध आ रही थी, सो मैं नहाकर सीधे सो गया। मेरे सोने के बाद विला की असली मालकिन घर आई। बटलर मिस्टर पार्कर तुरंत उनके पास पहुंचे और दबी आवाज में बोले, मिस स्टर्लिंग, मिस्टर हेस आज घर वापस आए हैं। एक युवा महिला उन्हें गाड़ी से यहाँ ड्रॉप कर गई है। विक्टोरिया की खूबसूरत लेकिन शांत आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया। दरअसल मिस्टर पार्कर जानते थे कि इन दोनों के बीच कोई प्यार व्यार नहीं था। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। शर्त थी कि परिवार के बुजुर्ग के गुजर जाने के बाद दोनों तलाक ले लेंगे। विक्टोरिया एक परफेक्ट बिजनेस मशीन की तरह थी, जिन्हें सिर्फ अपने बिजनेस साम्राज्य से मतलब था। आधी रात को मुझे तेज प्यास लगी। मैं नींद में चलते हुए पानी ढूंढने निकला। सीढ़ियों पर मुझे कोई परछाई दिखी तो मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ थाम लिया और पूछा, सुनो, फ्रिज कहाँ है? तभी पीछे से बटलर के खांसने की आवाज आई, सर मेरे पीछे आइए, मिस स्टर्लिंग को आराम करना है। मैंने सामने देखा और देखता रह गया। बेहद नाजुक, बला की खूबसूरत और रौबदार चेहरा। विक्टोरिया ने आराम से मेरा हाथ अपनी बांग से हटाया और शांत आवाज में कहा, किचन आगे है। मैं तो बस देखता रह गया। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, यहाँ ठंड है, नंगे पैर फर्श पर घूमना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शुक्रिया कहकर मैं किचन की तरफ बढ़ गया। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर मैंने एक बड़ा घूंट भरा। ठंडक सीधे सीने तक उतर गई। मैंने बटलर से धीरे से पूछा, मिस स्टर्लिंग हमेशा इतनी देर से घर आती हैं क्या? बटलर ने कहा, जी सर, मिस स्टर्लिंग हमेशा काम में व्यस्त रहती हैं। अगर आपको उनसे कुछ कहना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बात पहुंचा दूंगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह स्टर्लिंग खानदान की वही सबसे महान हस्ती है। लुक्स, स्टाइल और पर्सनैलिटी के मामले में यह महिला उस धोखेबाज हीरोइन क्लोई से 1000 गुना बेहतर और दमदार थी। मैं सोच में चला गया कि पुराना ईथन कितना मूर्ख था, जो इतनी शानदार और समझदार पत्नी को भूलकर उस क्लोई के पीछे भाग रहा था, जिसे कोई भी मामूली सा स्टूडेंट मैसन कोल बेवकूफ बना देता था। खैर, मुझे अपनी उत्सुकता छिपानी थी, वरना लोगों को पता चल जाता कि मैं असली ईथन नहीं हूं तो वैज्ञानिक मुझ पर रिसर्च करने लगते। बटलर बोले, सर बहुत देर हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और चलते चलते बोला, मिस स्टर्लिंग काफी अच्छी हैं। किताब में लिखा था कि इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है और ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन यह नहीं लिखा था कि क्या वे कभी एक कमरे में सोए भी हैं या नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पकड़ा जाता। मैंने डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने चैन की सांस ली। चलो शुक्र है, ये अनोखा कपल सच में अलग अलग कमरों में ही सोता था। अब तो इस रईस जिंदगी के मजे लेने ही होंगे। गहरी नींद सोने की वजह से अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। फ्रेश होकर मैं जैसे ही नीचे आया, देखा कि विक्टोरिया नाश्ता करने ही वाली थी। मुझे भी जोरों की भूख लगी थी, सो मैं भी शान से टेबल पर बैठ गया। बटलर मिस्टर पार्कर ने पहले विक्टोरिया को देखा, फिर मुझे। विक्टोरिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वह कल रात मुझे यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। पर रईसों वाले तौर तरीकों की वजह से उसने कुछ कहा नहीं। अब ऐसे में बुरा आदमी कौन बनता? जाहिर है वो वफादार बटलर जिसकी सैलरी लाखों में थी। मिस्टर पार्कर ने धीरे से खांसा और बोले, सर आप आज किस समय वापस जा रहे हैं? मैं आपके लिए ड्राइवर का इंतजाम कर देता हूँ। वापस? वापस कहाँ? क्या यह मेरा घर नहीं है? मेरा दिमाग 4G की स्पीड से चलने लगा। ओहो, तो बात यह थी कि पुराना ईथन और उसकी अरबपति पत्नी आमतौर पर अलग अलग रहते थे, यानी यह विला विक्टोरिया का था। उस बेवकूफ एवा ने मुझे सीधे मेरी पत्नी के इलाके में लाकर उतार दिया था। खैर, मैंने बात संभालते हुए कहा, मैं आज दोपहर के आसपास अपने घर चला जाऊंगा। इसके बाद मैंने टोस्ट का एक टुकड़ा चबाया और दूध का गिलास खाली कर दिया। फिर मैंने गर्मा गर्म सॉसेज और चेरी टमाटर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि देखा मिस्टर पार्कर और विक्टोरिया दोनों मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। मैं उलझन में चला गया। भाई, पुराना ईथन कोई सेलिब्रिटी तो था नहीं, एक आम इंसान ही तो था। फिर इतना क्यों घूरना? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मसालेदार आमलेट भी उठा लिया। विक्टोरिया ने नैपकिन से अपने होंठ पोंछे और उठ गई। मिस्टर पार्कर मुस्कुराए और बोले, मिस्टर हेस आज तो आपको जबरदस्त भूख लगी है। मैंने बात टालते हुए कहा, अरे मैं पहले डाइटिंग कर रहा था, अब पता चला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी उन्होंने पूछा, क्या आपका दिल टूटा था सर? ये एक अजीब सवाल था, वो भी मेरी असली पत्नी के सामने। लेकिन विक्टोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह बस मजे लेते हुए मुझे देखती रही। मैंने बात घुमाते हुए कहा, नहीं, बस मुझे एहसास हुआ कि सेहतमंद दिखना ज्यादा बेहतर है। उसी दोपहर मिस्टर पार्कर मुझे पुरानी यादों के साथ हेस परिवार के असली घर ले गए। जब पुराना ईथन सिर्फ 1 साल का था, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया था। उसके पिता ने तुरंत दूसरी शादी कर ली और उनका एक और बेटा हुआ, रॉनी हेस। रॉनी को इस बात से सख्त नफरत थी कि मेरी शादी शहर के स्टर्लिंग परिवार की वारिस विक्टोरिया से हुई है। मिस्टर पार्कर के सामने रॉनी बहुत शरीफ बनकर मुस्कुराया और बोला, ईथन हमेशा से बहुत नाजुक रहा है, मैं ही मेहनत करके और इसकी देखभाल करके बड़ा हुआ हूँ। मैंने मन ही मन कहा, वाह कितने अच्छे एक्टर हो तुम। रोनी ने मासूम बनने का नाटक करते हुए मिस्टर पार्कर से पूछा, मेरी भाभी कब आएंगी? मिस्टर पार्कर बोले, जब ईथन ठीक हो जाएगा। क्या वह उसे खुद लेने आएंगी? मिस्टर पार्कर रुके और बोले, असल में मिस स्टर्लिंग बहुत बिजी रहती हैं। अगर मिस्टर हेस को कुछ चाहिए हो तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे ही मिस्टर पार्कर विदा हुए, उसने गिरगिट की तरह रंग बदलकर तुरंत मुझसे चिपक गया। बोला, ईथन मुझे ये लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स चाहिए, ये सिर्फ $4,70,000 के हैं। क्या तुम मुझे $5 लाख भेज सकते हो? मैंने अपने हाथ बांधे और टशन में कहा,
क्या तुम्हें मैं $5 लाख का बैंक नजर आता हूँ? ये सुनते ही वह चिढ़ गया, लेकिन मुझसे पैसे उगलवाने के लिए उसने नॉर्मल होने का नाटक किया और बोला, अरे ईथन, ये तो सिर्फ $5 लाख है। स्टर्लिंग परिवार के लिए ये कौन सी खास बात है? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तभी मुझे समझ आया कि यह कितना चालाक है। अपने दोस्तों के सामने महंगे ब्रांड्स का दिखावा सिर्फ इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने पुराने ईथन को पूरी तरह कंगाल कर रखा था। वह ईथन के पैसे खर्च करता और पीठ पीछे दोस्तों के सामने उसी की बुराई करता था। पुराना ईथन तो इस परिवार की चापलूसी करता था, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। कितना आसान फरामोश है, सिर्फ $5 लाख। जरा खुद कमा कर तो देख। जब मुझसे पैसे नहीं मिले तो तुरंत मेरी सौतेली माँ के पास रोते हुए शिकायत करने भागा। मैरियन ने जब मुझे देखा तो भांप गई कि आज ईथन बदला बदला सा है। वह मेरे पास आई और बोली, ईथन, आजकल क्लोई के साथ सब कैसा चल रहा है? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्लोई प्रेस्कॉट? वह आगे बोली, मुझे पता है कि स्टर्लिंग परिवार वाले तुम पर बहुत सख्ती करते होंगे। क्लोई बहुत अच्छी औरत है, मैं आज भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जब मैरियन ने देखा कि मैं उन्हें भाव नहीं दे रहा हूँ तो उनके तेवर बदल गए। वह ताना मारते हुए बोली, ओह, अमीर घर के दामाद क्या बन गए, कुछ ही दिनों में अपनी माँ को ही आंखें दिखाने लगे। मैंने बेरुखी से ऊपर देखा और कहा, आप टीवी के सामने हैं, साइड हो जाइए। और हाँ, अगर आपको क्लोई इतनी ही पसंद है तो आप खुद जाकर उसे ढूंढ लीजिए। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे उन औरतों से दूरी बनाकर रखनी है जिनके पहले से बॉयफ्रेंड है। यह सुनते ही मैरियन सन्न रह गईं। उन्हें मुझसे ऐसे सख्त जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रात के खाने पर जब मेरे पिता घर आए तो नजारा देखने लायक था। मैरियन और मेरा छोटा भाई उनके अगल बगल बैठ गए। वे तीनों एक हंसते खेलते परफेक्ट परिवार की तरह लग रहे थे और मैं कोने में अकेला बैठा था, जैसे मेरा उस परिवार से कोई लेना देना ही ना हो। तभी रॉनी दुखी चेहरा बनाकर पिता से बोला, डैड, मुझे स्नीकर्स चाहिए। मैंने ईथन से दिलाने को कहा, पर वह मना कर रहा है। मेरे पिता की भौहें तन गईं। वह गुस्से में मुझसे बोले, ईथन, रॉनी तुम्हारा भाई है, उसे जूते दिलाने में क्या बुराई है? मैंने शांति से कहा, ठीक है, तो मुझे पैसे दे दीजिए। पिता और गुस्सा हो गए। हम एक परिवार हैं और तुम पैसों की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारी इस माँ के लिए तुम्हें पालना आसान था? ये तुम्हारी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है। तुम में जरा भी एहसानमंदी नहीं है। मैरियन ने तुरंत बीच बचाव का नाटक करते हुए कहा, अरे जाने दीजिए ना, हम खाना खा रहे हैं, बच्चे पर गुस्सा मत कीजिए। बेटा, तुम्हें भी समझदार होना चाहिए। भले ही ईथन के पास बहुत पैसे हों, तुम उसके पैसे ऐसे ही नहीं ले सकते। अगर तुम्हें जूते चाहिए तो पापा से बाद में दिलवा लेना। मैंने एक फीकी नकली मुस्कान दी और टेबल से उठ गया। मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ। मुझे ऐसे जाते देख मेरे पिता गुस्से से लाल हो गए। इसे आज हो क्या गया है? फिर उन्होंने रॉनी की तरफ देखा। वो जूते कितने के हैं? रॉनी ने मुंह बनाकर कहा, $5 लाख। पिताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें क्या लगता है पैसे आसमान से बरसते हैं? क्या तुम्हें पता है आजकल बिजनेस संभालना कितना मुश्किल है? उसे डांटने के बाद भी वे अपने प्यारे बेटे को मना नहीं कर पाए। उन्होंने उसे कुछ पॉकेट मनी ट्रांसफर कर दी और बोले, अगली बार अपने भाई से ले लेना। इधर मैं हैस हाउस के बाहर आकर सोच रहा था। रईसों वाले इस विला इलाके में दूर दूर तक कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। तमाशा तो ये था कि मैं हैस हाउस से बाहर तो आ गया, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता था कि इस पुराने ईथन का खुद का घर कहाँ है। अब रास्ता तो किसी न किसी से पूछना ही था। एवा, नहीं भाई, वो तो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वी चैट कॉन्टैक्ट्स चेक लगा। तभी मुझे एक नाम दिखा, रेयान बेनेट। ओरिजिनल किताब के मुताबिक रेयान मेरा वो दोस्त था जो दूसरों को फंसाने और मेरे साथ मिलकर गंदी चालें चलने में माहिर था। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे फोन लगा दिया। अभी 30 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक आदमी फूलों वाली शर्ट पहने एक चमचमाती खुली छत वाली कन्वर्टेबल कार में स्टाइल से आया। कार से उतरते ही रेयान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ईथन भाई, क्यों बुलाया मुझे? यार, मैंने सुना है वो मैसन हर जगह ढिंडोरा पीट रहा है कि तुम पैसों के भूखे हो। कितना घटिया इंसान है वो। मैं उसे सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। मैंने बात काटते हुए कहा, छोड़ो यार, उनके बारे में बात नहीं करते। रेयान, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप सकते हो? मेरे अपने असली घर। मैं कार में बैठ गया। कुछ ही देर में रेयान मुझे एक आलीशान कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड गैराज में ले गया। मैं कार से उतरा पर देखा कि रेयान अभी भी गाड़ी में ही बैठा हुआ है। मैंने कहा, रेयान, क्या तुम ऊपर नहीं आओगे? रेयान हिचकिचाया। मैं ऊपर? दरअसल पुराना ईथन किसी को अपने ज्यादा करीब नहीं आने देता था। उसे अपने घर में किसी का आना पसंद नहीं था। सिर्फ तब जब हम साथ में ढेर सारी शॉपिंग करते थे और हाथ में बहुत सारे बैग होते थे, तभी ईथन उसे बैग उठाने के लिए ऊपर आने देता था। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। मैंने कहा, अरे चलो भी, तुमने मुझे घर ड्रॉप करने के लिए इतनी मेहनत की है तो कम से कम कुछ खाकर जाओ। देर हो गई है और मुझे भी भूख लगी है। रेयान मेरे पीछे पीछे लिफ्ट में आया और उसने बिना मुझसे पूछे सीधे 17 नंबर का बटन दबा दिया। चलो, एक बात अच्छी थी कि घर का फिंगरप्रिंट लॉक काम कर गया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मैं वहीं जाम हो गया। भाई साहब, पुराना ईथन बाहर से तो साफ सुथरा और टिपटॉप दिखता था, लेकिन उसका घर अंदर से पूरा डस्टबिन बना हुआ था। चारों तरफ गंदगी फैली थी। रेयान ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए सफाई कर दूं? मैंने सोचा, अरे नहीं भाई, मुझे महीने के $20,000 पॉकेट मनी मिलती है। मैं इतना अमीर होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त से पोछा करवाऊंगा? क्या बकवास है। इसलिए मैंने तुरंत अपने फोन से शहर की सबसे महंगी प्रोफेशनल सफाई करने वाली टीम को बुक कर दिया। उन्होंने वादा किया कि वे 30 मिनट में आएंगे और 2 घंटे में पूरा घर चमका देंगे। जब सफाई वाले आ गए तो मैं रेयान को लेकर बाहर आ गया। चलो, आज बाहर खाना खाते हैं।
मैं उसे पास के एक बेहद आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। जब रेयान को पता चला कि आज बिल मैं दे रहा हूँ तो वह शॉक हो गया, क्योंकि आमतौर पर जब भी वह दोस्तों के साथ ऐसी जगहों पर आता था तो बिल वहीं चुकाता था, और जब दोस्त उसे कभी पार्टी देते थे तो वो सिर्फ फास्ट फूड या सस्ते स्नैक्स होते थे। यहाँ तक कि जब वह पहले मेरे साथ भी घूमता था तब भी सारा खर्च वहीं उठाता था। रेयान ने प्लेट में रखा स्टेक काटा, लेकिन वह टेंशन में कुछ खा नहीं पा रहा था। दरअसल पिछली बार जब मैंने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था तब मेसन और क्लोई की बहस हो गई थी और मेसन भागकर एक नाइट क्लब में काम करने लगा था। तब मैंने ही रेयान से कहा था कि वह मेसन के जानने वालों को बताए कि मेसन उस क्लब में औरतों को एस्कॉर्ट करने का काम करता है। रेयान ने मेरी मदद तो की थी, पर उसे यह सब बहुत अजीब लगा था। उसे डर था कि इस बार मैं उससे कोई और भी ज्यादा शर्मनाक या खतरनाक काम करवाने वाला हूँ। मैंने मजे से फुआ ग्रा का एक पीस खाया। रेयान ने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, इथन सच बताओ, इस बार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं समझ गया और मुस्कुराकर बोला, अरे कुछ नहीं यार, हम कई दिनों से मिले नहीं थे तो मैं बस तुम्हारा हालचाल जानना चाहता था। आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में? ये सुनते ही रेयान का चेहरा खुशी से खिल गया। वह चहकते हुए बोला, यार मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। कल मेरा जन्मदिन है और वह और उसके दोस्त मेरे लिए एक शानदार पार्टी रख रहे हैं। इथन क्या तुम आ सकते हो? अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल आ सकता हूँ भाई, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। रेयान की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया। तभी मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई। मैंने धीरे से पूछा, वैसे रेयान क्या तुम मेरी पत्नी को जानते हो? मेरा मतलब है वो बहुत पावरफुल है, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल। यह सुनते ही रेयान का चेहरा एकदम पीला हो गया, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वह कांपती आवाज में बोला, इथन तुम उसे मारकर उसकी सारी जायदाद लेने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं भाई, मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करूंगा। उसका परिवार बहुत खतरनाक है। उधर हमारे ठीक बगल वाली टेबल पर दो बेहद खूबसूरत और हाई क्लास महिलाएं बैठी थीं। कोई और नहीं बल्कि खुद विक्टोरिया स्टर्लिंग अपनी एक सहेली के साथ वहां डिनर करने आई थी। उसने मुझे तुरंत पहचान लिया था, लेकिन मैं तो अपने खाने और बातचीत में इतना खोया था कि मैंने आसपास ध्यान ही नहीं दिया। जब विक्टोरिया ने मेरे मुंह से इतनी अजीब बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से छोटी गईं। इधर रेयान मुझे घूरते हुए बोला, भाई उनका नाम विक्टोरिया स्टर्लिंग है। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी खुद की पत्नी का नाम ही भूल जाओगे। मैंने राहत की सांस ली। चलो नाम तो पता चला, अब मुझे विक्टोरिया के सामने कोई गलती नहीं करनी थी। पेट पूजा करने के बाद मैं अपने घर वापस आया। घर अब बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा था। मैं थककर बस बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी बटलर मिस्टर पार्कर का एक मैसेज आया। सर, स्टर्लिंग परिवार का एक बहुत जरूरी डिनर 2 दिन बाद है। मिस स्टर्लिंग चाहती हैं कि आप उनके साथ वहां चलें। अब आफत ये थी कि मुझे उस स्टर्लिंग परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। किताब में भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था कि इस खानदान का मुखिया बहुत ही खतरनाक और ताकतवर इंसान है। मैंने तुरंत रेयान को मैसेज किया, क्या तुम्हें स्टर्लिंग परिवार के करीबी लोगों के बारे में कुछ पता है? रेयान का जवाब आया, भाई स्टर्लिंग परिवार बहुत ही प्राइवेट और रहस्यमयी है, वे अपनी बातें बाहर नहीं आने देते। मुझे कुछ नहीं पता। मैं टेंशन में आ गया और बिस्तर पर चादर नोचने लगा। अब मैं क्या करूं? मुसीबत से बचने के लिए मैंने मिस्टर पार्कर को मैसेज टाइप किया, मिस्टर पार्कर मैं बिजी हूं तो शायद इस बार डिनर पर ना आ पाऊं। मिस्टर पार्कर का रिप्लाई तुरंत आया, सर मिस स्टर्लिंग का साफ कहना है कि आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। अगर आप इस डिनर में नहीं आए तो आपका मंथली अलाउंस काट लिया जाएगा। मैंने पूछा, हर बार का अलाउंस कितना है? जवाब आया, $20 मिलियन, और अगर इस महीने पैसे कम हो तो वो अगले महीने के अलाउंस से काटे जाएंगे। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। भाई 160 करोड़ रुपए का झटका। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने मिस्टर पार्कर को मक्खन लगाते हुए लिखा, मिस्टर पार्कर मैंने पहले कभी स्टर्लिंग परिवार के फंक्शंस में ज्यादा काम नहीं किया है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई छोटी मोटी सलाह है कि मुझे वहां क्या करना चाहिए? मिस्टर पार्कर ने सयानेपन से जवाब दिया, सर मैं उस रईस परिवार के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अच्छा हो या बुरा, मैं बिना वजह बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। 160 करोड़ रुपए कटने की बात सुनकर मैं तुरंत मायूस हो गया। तभी अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर देखा तो क्लोई का नाम था। वो मेसन से फिर से नाराज होकर बैठी थी और उसका मूड पहले से ही खराब था, पर उस औरत की आवाज सुनकर मेरा मूड और भी खराब हो गया। मैंने सीधे कहा, दफा हो जाओ, और फोन काट दिया। दूसरी तरफ क्लोई सन्न रह गई। क्या यह वही ईथन था जो हमेशा उसके फोन का इंतजार करता था? उसकी सहेली सिएना भी दंग रह गई। क्लोई को बेचैनी होने लगी, मानो सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। सिएना ने उसे पट्टी पढ़ाई, क्लोई भूलो मत, तुम्हें अभी भी ईथन की जरूरत है। उसकी पत्नी विक्टोरिया स्टर्लिंग है, जिसके पास वो राज है जो तुम जानना चाहती हो। ईथन तो बस तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए भाव खा रहा है। क्लोई मान गई, पर बोली, लेकिन मेसन बहुत अच्छा इंसान है। सिएना ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मेसन को पैसे की परवाह नहीं है, वो तुम्हारे साथ भीख भी मांग लेगा। ईथन तो लालची है जिसने पैसे के लिए स्टर्लिंग परिवार का हाथ थाम लिया। इधर रेयान इन दोस्तों से अपनी गर्लफ्रेंड लाना हार्ट की वजह से मिला था। लाना एक खूबसूरत लेकिन फ्लॉप एक्ट्रेस थी जो रेयान के पैसों पर ऐश करती थी। रेयान ने उसके लिए लाखों खर्च किए थे। आज रेयान की बर्थडे पार्टी एक आलीशान होटल के बैंक्वेट हॉल में थी। लाना ने पार्टी में रखे केक को देखकर पूछा, ये केक किसने बनाया है? रेयान ने कहा, मेरी हाउसकीपर ने। रुको, मेरा एक और खास दोस्त आ रहा है। लाना को यकीन नहीं था कि रेयान का कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि वह रेयान को बोरिंग समझती थी। रेयान मेरा इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि मेसन और क्लोई होटल के एक कमरे से बाहर निकले। हॉल बुक होने के बावजूद क्लोई ने गुस्सा दिखाई और मेसन को नाश्ते के लिए अंदर बुला लिया। दरअसल मेसन ने कमरे में क्लोई को खुश किया था, इसलिए वह उसे इनाम दे रही थी। रेयान उन्हें देखकर परेशान हो गया। ये मेरी बर्थडे पार्टी है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। क्लोई ने सख्त होकर रेयान से पूछा, तुमने मेसन की पीठ पीछे अफवाहें क्यों फैलाई? पक्का ईथन ने तुमसे ऐसा करवाया होगा। मेसन ने शरीफ बनने का नाटक किया। क्लोई जाने दो ना, मैं वो बात भूल चुका हूँ। रेयान गुस्से में बोला, मैंने खुद किया। तुमने ईथन जैसा चेहरा पाने के लिए सर्जरी करवाई? मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ। मेसन घबरा कर बोला, क्लोई मैंने ऐसा नहीं।
मॉर्निंग। तभी मैं अंदर आया। सफेद शर्ट और काली पैंट में मेरा लुक देखकर क्लोई की सांसें थम गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्लोई ने होंठ भींचे और मेरी तरफ देखकर कहा, ईथन हेस रयान ने सबके सामने मेसन की बुराई की है, इसे एक पंच मारो, तब मैं मानूंगी कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं था और तुम्हें माफ कर दूंगी। रयान ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि मैं क्लोई के प्यार में उसे मार दूंगा, लेकिन मैंने बस रयान के कंधे पर हाथ थपथपाया और कहा, बेकार लोगों की वजह से गुस्सा मत हो रयान, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। रयान सन्न रह गया। फिर मैंने क्लोई की तरफ बेरुखी से देखा। मेरे दोस्त के सामने तुम्हारी माफी की कोई कीमत नहीं है। रयान ने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्लोई गुस्सा हो गई। ईथन हेस, क्या तुम पागल हो गए हो? एक मामूली आदमी के लिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैंने मजाक बनाते हुए कहा, हाँ मैं पागल हूँ। क्या मिस प्रेस्कॉट को यह बात अब समझ आ रही है? ये सुनकर क्लोई का चेहरा नरम हुआ, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखते हुए साफ कह दिया, सही कहा, मैं पागल था, इसीलिए तुम्हारे पीछे मरा जा रहा था, पर अब मैं होश में आ चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे झूठ में दोबारा नहीं फंसूंगा। ये सुनते ही क्लोई का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। क्लोई ने गुस्से में मुझे घूरा। इस बार मेसन से भी रहा नहीं गया, वह बीच में कूद गया। ईथन हेस, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम क्लोई से इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैंने मेसन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मिस्टर कोल, मैं क्लोई प्रेस्कॉट नहीं हूँ, तुम्हारा यह शरीफ और मासूम बनने का नाटक मुझ पर काम नहीं करेगा। ये सुनते ही मेसन का चेहरा पीला हो गया। वह बहस करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और वह चुपचाप क्लोई के पीछे पीछे बाहर चला गया। उनके जाते ही रयान के सारे दोस्त मेरे पास आ गए। रयान की गर्लफ्रेंड लाना ने क्लोई प्रेस्कॉट को पहचान लिया था, जो इतने विशाल खानदान की इकलौती वारिस थी। लाना इस बात से हैरान थी कि मैंने क्लोई का मजाक बनाने की हिम्मत की। उसे लगा कि मैं कोई बहुत अमीर हस्ती हूँ। उसने रयान से दबी आवाज में पूछा, रयान, क्या यह वही तुम्हारा दोस्त है? इधर रयान को पछतावा हो रहा था। वह जानता था कि क्लोई मेरे लिए क्या थी, फिर भी मैंने क्लोई को भूलकर अपने दोस्त को चुना था। वह बोला, ईथन मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें खुद को मारने देना चाहिए था। मैंने हंसते हुए कहा, रयान, किसी को मारने पर पुलिस ले जाती है, बुरा मत मानो, क्लोई मुझे फंसा रही थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर रयान को बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे केक काटने के लिए बुलाया। लाना की आंखों में अब मेरे लिए लालच साफ दिख रहा था। वह मेरे लिए केक की प्लेट लेकर आई और बोली, तुम ईथन हेस हो ना? मैं रयान की गर्लफ्रेंड हूँ, चलो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। मैंने सीधे कह दिया कि मैं अपना फोन नहीं लाया हूँ। लाना आज रयान के लिए एक गिफ्ट बॉक्स लाई थी। जब रयान ने उसे खोला तो अंदर नकली फूलों का एक सस्ता गुलदस्ता था, जैसा ऑनलाइन साइट्स पर 99 रुपए में फ्री डिलीवरी के साथ मिलता है। लाना के दोस्तों के गिफ्ट भी ऐसे ही सस्ते थे। उन तोहफों को देखकर रयान की मुस्कान फीकी हो गई, क्योंकि उसने उन पर हजारों के महंगे लग्जरी गिफ्ट्स खर्च किए थे। तभी मैंने रयान को अपना गिफ्ट दिया, हीरे लगी एक शानदार वॉच, जो उस ब्रांड का लेटेस्ट मॉडल थी। रयान उसे देखकर हैरान और बेहद खुश हो गया, क्योंकि उसे वॉच का बहुत शौक था। लाना को जलन हुई। वह बोली, वाह, ये तो बहुत महंगी होगी। मैंने कहा, तोहफा ऐसा होना चाहिए जो लेने वाले को सूट करे। लाना नाटक करते हुए बोली, मेरे पापा को भी ये ब्रांड पसंद है, पर मैं उनके लिए खरीद नहीं सकती। मैंने साफ शब्दों में कहा, तुम मेहनत करो और पापा के लिए खरीदो, और हाँ, पापा के बाद अपने बॉयफ्रेंड को मत भूल जाना। लाना सन्न रह गई और कुछ नहीं बोल पाई। रात को जब रयान और मैं होटल से बाहर निकले तो लॉबी में मेसन और क्लोई फिर दिख गए। मैंने देखा कि मेसन ने हूबहू मेरे जैसी ही सफेद शर्ट, पैंट और वॉच पहन रखी थी। कोई कॉपी मशीन भी ऐसी नकल नहीं कर सकती थी। जैसे ही मेसन ने मुझे देखा, वह डर के मारे क्लोई के पीछे छिप गया। ये देखकर रयान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और बोला, ईथन, ये मेसन फिर से तुम्हारी नकल कर रहा है, मैं जाकर उसे मारता हूँ। मैंने उसे रोका, रहने दो रयान, उस पर अपना समय बर्बाद मत करो। मेसन को घबराया हुआ देख क्लोई उसे अपने पीछे छिपाने लगी। उसने मेसन को देखा, फिर मुझे। जब मेसन अलग आउटफिट पहनता था तो क्लोई को लगता था कि वह मेरे जैसा दिखता है, पर आज जब हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे तो उसे साफ समझ आ रहा था कि मेसन मेरे सामने कहीं नहीं टिकता। चिढ़कर उसने कहा, मेसन, मुझे लगता है कि तुम इस आउटफिट में ज्यादा अच्छे लग रहे हो। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ हाँ, मिस प्रेस्कॉट की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। क्लोई को लगा कि मैं उसका मजाक बना रहा हूँ। मैं रास्ते भर स्टर्लिंग परिवार के उस डिनर के बारे में सोचते हुए घर पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस खतरनाक परिवार को कैसे संभालूं। विक्टोरिया के मामले से निपटना क्लोई से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। मैं पार्किंग में पहुंचा ही था कि एक अनजान नंबर से फोन आया। एक अजीब सी आवाज आई, हेलो, क्या आप विक्टोरिया के पति हैं? विक्टोरिया होटल में है, उसे आपकी मदद चाहिए। मैंने तुरंत कार घुमाई और आधे घंटे में उसी होटल के कमरे के सामने था। मैंने दरवाजा नॉक किया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने विक्टोरिया थी, जिसने सिर्फ एक बाथरोब पहना था और उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ था। वह मुझे देख गुस्सा गई। ईथन हेस, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने अपने दोस्त से मुझे यहाँ नहीं बुलवाया था? फिर उसे कुछ याद आया और एक पल के लिए वह खौफनाक लगी, पर तुरंत ही वह अपने शांत और बेरुखी वाले अंदाज में वापस आ गई और बोली, समझ गई। तभी कमरे का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद होने की आवाज आई और विक्टोरिया का फोन बजा। ये उसी औरत का फोन था जिसने मुझे बुलाया था। फोन पर आवाज आई, विक्टोरिया, वह हार्बर सिटी की सबसे खतरनाक ड्रग थी। मुझे खौफ था कि इंजेक्शन के बाद कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे पति को बुला लिया। दरवाजा बंद रखना। तुम्हें लगता है ना कि बाहर के मर्द गंदे होते हैं, पर तुम्हारा पति तो ठीक है ना? और जिस जानवर ने तुम्हें यह ड्रग दी है, वह जब मेरे हाथ लगेगा तो मैं उसे देख लूंगी। मैंने यह सब सुन लिया और जाने के लिए घुमा। तभी विक्टोरिया ने दरवाजे पर मेरी कलाई थाम ली और बोली, हनी, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाना क्यों चाहते हो? कल मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मुझे आज रात चैन से सोना है। तुम पूरी रात जाकर मुझ पर नजर रखना। अगर कुछ भी गलत हो तो इस नंबर पर फोन करना, वो डॉक्टर है। मैंने सोचा, पूरी रात जागना? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है। तभी विक्टोरिया ने एक मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो अगले महीने के वो $20 मिलियन तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। हनी, क्या तुम ये कर सकते हो? 160 करोड़ का नाम सुनते ही मैंने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और कहा, बस जागना ही तो है, ये कौन सी
बड़ी बात है, तुम आराम से सो जाओ, मैं पूरी रात तुम पर नजर रखूंगा। विक्टोरिया सोने चली गई, पर रात के 2:30 बजते बजते मेरी हालत खराब होने लगी। मैं चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था और मेरी पलकें भारी होती जा रही थीं। नींद के झोंके आ रहे थे और मेरा सिर बार बार नीचे झुक रहा था। पर तभी मैं चौंक कर जाग गया और खुद के गाल नोचे। भाई, $20 मिलियन का सवाल था, मैं सो कैसे सकता था? जागते रहने के लिए मैंने फोन पर वीडियो देखना शुरू कर दिया। उस रात विक्टोरिया को इतनी शांति से सोते देख मैं बिस्तर के पास ही फर्श पर सो गया। सुबह के ठीक 7 बजे जब विक्टोरिया की आंख खुली तो उनके हिलते ही मैं भी तुरंत जाग गया। दिमाग में एक 160 करोड़ रुपए का अलाउंस घूम रहा था, इसलिए मेरी नींद बहुत हल्की थी। आंख खोलते ही मैंने देखा कि विक्टोरिया की तीखी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। हे भगवान, मैं सो गया था और इस हस्ती ने मुझे रंगे हाथों देख लिया था। मैंने डरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तभी मेरी नजर उनके परफेक्ट और शानदार फिगर पर गई तो मेरे मुंह से निकल गया, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। ये सुनते ही विक्टोरिया की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने अपना बाथरोब कसकर लपेटा और सीधे बाथरूम चली गईं। मैंने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सूट पहने एक सख्त मिजाज महिला आई थी। उसने कहा, सर, ये कपड़े आपके और मिस स्टर्लिंग के लिए हैं। मैंने 2 बॉक्स ले लिए, एक सफेद था और एक काला। मुझे लगा सफेद वाला विक्टोरिया का होगा, इसलिए मैंने उसे बिस्तर पर रख दिया और बाथरूम की तरफ आवाज लगाई, मिस स्टर्लिंग, आपकी असिस्टेंट आपके लिए कपड़े लाई है। अंदर से आवाज आई, ठीक है, उसे बाहर रख दो। फिर मैंने अपने लिए काला बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद शानदार ब्लैक कस्टम सूट था और साथ में एक छोटा बॉक्स भी था। मैंने उसे खोला तो दंग रह गया। अंदर एक बेहद कीमती वॉच चमक रही थी। तभी विक्टोरिया बाथरूम से अपनी फिटेड ड्रेस पहनकर बाहर आई। उस कस्टम ड्रेस में वह बला की खूबसूरत और रौबदार लग रही थी। उन्होंने मेरे सूट और वॉच की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आउटफिट तुम्हारे लिए है, अंदर जाकर बदल लो, और यह वॉच भी तुम्हारी है, पिछली रात मेरी हिफाजत करने का इनाम। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसकी कीमत क्या है? विक्टोरिया ने ठंडे लहजे में कहा, $40 मिलियन। अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो। मैंने तुरंत झपटते हुए कहा, मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। विक्टोरिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, हम आज स्टर्लिंग हाउस जा रहे हैं, वहाँ तुम्हें कुछ तकलीफ हो सकती है। मैंने मन ही मन सोचा, भाई, 320 करोड़ की घड़ी के लिए कुछ परेशानी क्या? मैं सर के बल चलने को भी तैयार हूँ। अमीर लोग भी कितने ठाट बाट वाले होते हैं। विक्टोरिया ने घड़ी देखी और बोली, चलो पहले होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं। कल रात की नशीली दवा के चक्कर में मुझे खौफ था कि कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने बस दूध और सैंडविच लिया। विक्टोरिया ने हैरान होकर देखा, फिर मुस्कुरा दी। मैंने बात बनाते हुए कहा, हाँ, तुम तो मुझे जानती ही हो, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती, मैं बहुत कम खाता हूँ। तभी वहाँ एक नया नाटक शुरू हो गया। क्लोई प्रेस्कॉट अपने बॉयफ्रेंड मेसन को लेकर उसी होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आई थी और उसकी नजर सीधे मुझ पर गई। वो बोली, इथन हेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घुमा और विक्टोरिया ने भी उनकी तरफ देखा। मेरा दिल पर जोर से चोट लगी। अगर विक्टोरिया को जरा भी शक होता कि मैं पुराना ईथन नहीं हूँ या मैं अभी क्लोई के पीछे पागल हूँ तो सब खराब हो जाता। विक्टोरिया को चिपकने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्लोई के मन में फिर से उम्मीद जागी। वो बोली, क्या तुम जानबूझकर यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? इधर मेसन की नजर जैसे ही विक्टोरिया पर गई वैसे ही उसका दिमाग घूम गया। वह अब तक क्लोई को सबसे सुंदर समझता था, पर विक्टोरिया को देखने के बाद उसे समझ आ गया कि क्लोई तो उनके आसपास भी नहीं फटकती। विक्टोरिया ने ठंडी और रौबदार आवाज में पूछा, ईथन, ये दोनों कौन है? क्लोई ने विक्टोरिया के तेवर देखे तो तुरंत सतर्क होकर बोली, मैं क्लोई प्रेस्कॉट हूँ, ईथन की दोस्त, और यह मेरा बॉयफ्रेंड मेसन कोल है। विक्टोरिया ने उसकी आंखों में देखते हुए साफ कहा, विक्टोरिया स्टर्लिंग, मैं ईथन की पत्नी हूँ। यह सुनते ही क्लोई सन्न रह गई। उधर मेसन को जबरदस्त जलन होने लगी। उसकी नजरें मेरे महंगे सूट और 320 करोड़ की वॉच पर टिक गईं। वह चापलूसी करते हुए विक्टोरिया से बोला, मिस स्टर्लिंग, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आपने ईथन से शादी की है। आप इतनी कमाल की औरत हैं, हम सबको लगता था कि ईथन आपके लायक ही नहीं है। विक्टोरिया ने उसे करारा जवाब दिया, ईथन एक बहुत अच्छा आदमी है। अगर इस रिश्ते में कोई अच्छा नहीं है तो वो मैं हूँ। मेसन का चेहरा उतर गया। उसने जलते हुए मुझसे पूछा, ईथन, तुम्हारे कपड़े और वॉच बहुत अच्छे हैं, क्या मिस स्टर्लिंग ने दिलाए हैं? ये कहाँ से मिले? मैंने मुस्कुराकर कॉलर ऊंचा किया और कहा, खास तौर पर मेरे लिए बनवाए गए हैं, एकदम यूनिक। मेसन अजीब सा मुंह बनाकर रह गया। वह क्लोई को इशारा करना चाहता था कि वह भी उसे ऐसी महंगी चीजें दिलाए, पर अब यह साफ था कि क्लोई की औकात विक्टोरिया स्टर्लिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। रेस्टोरेंट में क्लोई का चेहरा पूरे समय उदास रहा। उसे साफ एहसास हो गया था कि मेरी नजरें अब उस पर नहीं थीं। वह मन ही मन सुलगने लगी कि कल रात विक्टोरिया और मैंने होटल के कमरे में आखिर क्या किया था। आखिर में क्लोई बिना नाश्ता किए ही वहां से पैर पटकती हुई चली गई और मेसन जल्दी से उसके पीछे भागा। मैंने क्लोई को जाते हुए देखा तो चेहरे पर जानबूझकर उदासी का नाटक ले आया। ये देख विक्टोरिया हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्या यही वो औरत है जिसे तुम पसंद करते हो? मैंने कहा, हाँ, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, वैसे वे कोई खास नहीं है। विक्टोरिया ने चुटकी ली, डार्लिंग, तुम हैंडसम तो हो, लेकिन औरतों के मामले में तुम्हारी पसंद बेहद खराब है। मैं बस अपना सा मुंह लेकर रह गया। नाश्ते के बाद विक्टोरिया बोली, चलो। मैं उसके साथ उसकी आलीशान काली बेंटले कार में बैठ गया। आधे घंटे बाद हम स्टर्लिंग एस्टेट पहुंचे। कार से उतरते ही मुझे एहसास हुआ कि स्टर्लिंग परिवार कितना रसूखदार था। उनका विला पानी के किनारे और खूबसूरत वादियों के बीच बसा था, जैसे किसी पेंटिंग का कोई सुंदर कोना हो। मैं गेट से विक्टोरिया के पीछे पीछे जाने लगा और बोला, मिस स्टर्लिंग। विक्टोरिया ने मुझे तुरंत बीच में ही टोक दिया, लोगों के सामने मेरा नाम इस्तेमाल करो। मैंने दबी आवाज में कहा, विक्टोरिया, मैं सच में स्टर्लिंग परिवार को नहीं जानता। वह हल्की सी मुस्कुराई, तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब है, हम पिछले महीने ही तो यहाँ आए थे। ये वही लोग हैं जो पिछली बार थे। मैंने सकपका कर कहा, सच में? हाँ। विक्टोरिया ने मेरे उस भोली शक्ल को देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। दरअसल पिछली बार वह मुझे यहाँ हमारी शादी के लिए लाई थी। पुराना ईथन सच में परिवार के लोगों को नहीं जानता था, लेकिन विक्टोरिया के लिए मुझे चिढ़ाना किसी बिल्ली के बच्चे को चिढ़ाने जैसा मजेदार था। तभी स्टर्लिंग परिवार का एक नौकर आया, मिस विक्टोरिया अंदर आइए। मैं विक्टोरिया के पीछे अंदर गया।
वहाँ हॉल में 40 के दशक की एक बहुत ही शालीन और मॉडर्न महिला कुर्सी पर चाय का कप लिए बैठी थी। उसके पास सफेद सूट पहने एक नौजवान बैठा था। महिला के चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वह विक्टोरिया की माँ होगी। उस महिला यानी एवलिन व्हिटमोर ने विक्टोरिया को देखकर प्यार से कहा, विक्टोरिया तुम वापस आ गई। फिर उसकी नजर मुझ पर गई। तुम भी यहाँ हो? विक्टोरिया ने रूखेपन से सिर्फ सिर हिलाया और पूछा, दादाजी कहाँ हैं? मैंने सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एवलिन बोली, वह सुबह सुबह फिशिंग करने गए थे, दोपहर तक आ जाएंगे। तुम्हारा कमरा हमेशा साफ रहता है, पहले जाकर आराम कर लो। ईथन हेस, अब जब तुम्हारी शादी विक्टोरिया से हो गई है तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। जल्द ही हमें एक बेटा भी दो, ठीक है? विक्टोरिया ने तुरंत बात काटी, बच्चे अभी नहीं दादी, हम ऊपर आराम करने जा रहे हैं। क्या दादी? मैं तो दंग रह गया। मुझे लगा था कि यह महिला विक्टोरिया की माँ की उम्र की दिखती है, पर वह तो असल में उसकी दादी थी। क्या अमीर लोग बूढ़े ही नहीं होते? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, विक्टोरिया ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया और मुझे ऊपर ले जाने लगी। उसका लहजा अचानक बहुत प्यार भरा हो गया, जो नीचे एवलिन से बात करते समय बिल्कुल नहीं था। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने अपनी शादी की अंगूठी क्यों नहीं पहनी है? तुम्हारी वो हीरे की अंगूठी कहाँ है? अब मुसीबत ये थी कि पुराने ईथन ने इस शादी को मानने से इनकार कर रखा था, इसलिए उसने अंगूठी कहीं छिपा दी थी, और उसने कहाँ छिपाई थी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। जबकि विक्टोरिया ने हाथ में एक बेहद शानदार वेडिंग रिंग पहन रखी थी। मैंने शर्मिंदा होकर बहाना बनाया, मैं उसे पहनना भूल गया था। विक्टोरिया ने मजाक मजाक में मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही चीजें भूलते रहे तो मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। मैं जानता था कि विक्टोरिया ये सब सिर्फ नीचे वालों को दिखाने के लिए नाटक कर रही थी, पर इतनी खूबसूरत और दमदार महिला के मुंह से यह सुनकर मैं पल भर के लिए खो सा गया। वह कमाल की एक्टर थी। ये सब देखकर नीचे दादी एवलिन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, और उनके बगल में सफेद कपड़ों वाला नौजवान तो इतना गुस्सा हुआ था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह विक्टोरिया की पीठ को घूर रहा था। हम ऊपर एक कमरे में पहुंचे। विक्टोरिया ने दरवाजा खोला और अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विक्टोरिया ने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। उसके चेहरे से वो सारा प्यार और अपनापन एक सेकंड में गायब हो गया। मुझे उत्सुकता हुई। मैंने पूछा, मिस स्टर्लिंग, आपकी दादी काफी कम उम्र की लगती है। उसने ठंडे लहजे में कहा, वह मेरी असली दादी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हें यह याद होगा। मैंने अपना माथा मला और बहाना बनाया। मुझे याद था, लेकिन कुछ समय पहले मुझे तेज बुखार हुआ था, जिसके बाद कुछ बातें धुंधली हो गई हैं। विक्टोरिया चुपचाप मेरा यह नाटक देखती रही। उसने मुझे टोका नहीं, तो मैं और बेशर्मी से आगे बढ़ा। मिस स्टर्लिंग, मुझे जरा अपने परिवार के बारे में तो बताइए। विक्टोरिया ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे अपने हाथ धोने चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गया। अरे बताओ ना, यहाँ कमरे में बस हम दोनों ही हैं, बहुत बोरियत होगी, बातचीत से माहौल ठीक हो जाएगा। विक्टोरिया ने घूमकर एक रहस्यमयी नजर से मुझे देखा, मानो कह रही हो, दो लोग अकेले कमरे में हो तो बोरियत मिटाने के और भी बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। विक्टोरिया की बात सुनकर मैंने मन ही मन खुशी मनाई, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। विक्टोरिया ने हाथ धोए और पहुंचकर आगे बढ़ गई। मैंने भी उसके रूखेपन का बदला लेने के लिए वहीं हाथ धोए। भाई, जिस औरत को मैं पसंद नहीं करता उसे छूना बहुत अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही मुझे वो $20 मिलियन याद आते, मेरी आंखें चमक उठती। तभी अचानक बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, विक्टोरिया ने फुर्ती से मुझे सीधे दीवार से सटा दिया, बिल्कुल करीब। मेरे कान लाल हो गए और मैं पूरी तरह जम गया। तभी दरवाजा खुला और एक नौजवान हाथ में फलों की प्लेट लेकर अंदर आया। उसने जैसे ही हम दोनों को इतने करीब देखा, उसके हाथों से प्लेट छूटकर गिर गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो बोला, विक्टोरिया तुम भी, मुझे माफ करना, मैं बस फल लाया था, दखल नहीं देना चाहता था। ये कहकर उसने तेजी से फल उठाए और भाग गया। मैंने गुस्से में दांत भींचे। विक्टोरिया, मुझे जाने दो। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दी। जैसे ही उसने 20 मिलियन का इशारा किया, मैंने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदला और एक नकली जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाकर बोला, मिस स्टर्लिंग के करीब होना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। वह नौजवान कैलेब व्हिटमोर रोता हुआ बाहर भागा। जब उसने अपनी बुआ एवलिन को देखा तो उसका दुख और बढ़ गया। वह बोला, विक्टोरिया और वह आदमी, वे दोनों कमरे में। बुआ एवलिन तुरंत समझ गई। उन्होंने कैलेब को दिलासा दिया, अरे इसमें ऐसा क्या है, उनकी शादी हो चुकी है, उस कमरे में कुछ भी होना नॉर्मल है। कैलेब बोला, क्यों बुआ, वह आदमी नीच खानदान का कचरा है, वह विक्टोरिया के लायक कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था कि उनकी शादी नकली है। एवलिन ने उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, विक्टोरिया जल्द ही उसे तलाक दे देगी। तुम उससे इतना प्यार करते हो, वो आखिर में तुम्हारी ही होगी, खुद को संभालो। इधर कमरे में मैंने मजे लेते हुए विक्टोरिया की तरफ देखा। मिस स्टर्लिंग, आपने मुझे फिर से छुआ, क्या आपको अपने हाथ फिर से नहीं धोने चाहिए? और हाँ, मुझे लगता है कि नाटक में आपने मेरी ठुड्डी को भी चूमा था, तो इसका मतलब, विक्टोरिया ने अपनी भौहें उठाई, तो तुम्हारी जबान भी बहुत चलती है। मैंने गर्व से कॉलर ऊंचा किया। वह ठंडे लहजे में बोली, एक और शब्द कहा तो मैं तुरंत समझ गया कि उसकी अगली बात सीधे 160 करोड़ रुपए काटने पर होगी, इसलिए मैंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। विक्टोरिया मुस्कुराई और बोली, ईथन, जो बिना खटखटाए अंदर आया था, वह एवलिन का भतीजा कैलेब व्हिटमोर है, व्हिटमोर परिवार का इकलौता वारिस, उस पर नजर रखना। मैंने सीने पर हाथ मारा। चिंता न करें मिस स्टर्लिंग, मैं अपना काम बखूबी करूंगा। दोपहर में विक्टोरिया के दादाजी वापस आए। बूढ़े मिस्टर स्टर्लिंग के बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरा सख्त था। वे और एवलिन साथ में पति पत्नी कम और बाप बेटी ज्यादा लगते थे, क्योंकि उनकी शादी में उम्र का बहुत फासला था। मजेदार बात तो ये थी कि विक्टोरिया की दो युवा आंटियां थीं जो एवलिन की बेटियां थीं। एक 23 साल की थी और दूसरी 27 साल की। दोनों ही उम्र में विक्टोरिया से छोटी थीं, लेकिन रिश्ते में उससे ऊंची थीं। फिर भी पूरे स्टर्लिंग ग्रुप का साम्राज्य अकेले विक्टोरिया ही चलाती थी। मैं इन अमीर परिवारों के उलझे हुए रिश्तों को जानकर आह भरने लगा। रईसों की दुनिया वाकई अजीब होती है। तभी मैंने यार्ड में काम करने वाली नौकरानी को चुपके से $20,000 की भारी भरकम टिप दे दी। वह इतनी सारी रकम देखकर शुक्रगुजार हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर की बातें बताने के बदले इतने
पैसे मिलेंगे। मैंने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, वैसे इन सब के अलावा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि विक्टोरिया के माता पिता के साथ क्या हुआ था? ये सुनते ही नौकरानी चौंक गई और उसका चेहरा पीला हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे पूछने की इजाजत नहीं है? नौकरानी ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोली, सर, मिस विक्टोरिया के माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। इस घर में कोई भी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए। मैं सन्न रह गया। चूंकि यह एक बेहद निजी और संवेदनशील मामला था, मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की और वापस चला गया। रास्ते में मेरी मुलाकात फिर से कैलेब से हो गई। उसका अंदाज बेहद दुश्मनी भरा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और नफरत से बोला, क्या विक्टोरिया अंधी हो गई थी जो उसने तुम जैसे मामूली बैकग्राउंड वाले आदमी को चुना? तुमने उसे अपनी चालों में फंसाया है और अब उसे जाने नहीं दे रहे हो। तुम बाहर से भले ही शरीफ दिखते हो पर अंदर से पूरी तरह गले हुए हो। मैं जानता था कि मैं यहाँ नया हूँ। अगर पहले ही दिन मैंने कैलेब से बहस की तो घर के बुजुर्ग मुझसे नाराज हो जाएंगे। वह जानबूझकर मुझे उकसा रहा था ताकि बूढ़े मिस्टर स्टर्लिंग के सामने तमाशा हो सके। तभी मेरी नजर दूर से आती विक्टोरिया पर गई। मैंने तुरंत अपना माथा थामा और कैलेब से नाटक करते हुए कहा, मिस्टर व्हिटमोर, मुझे अचानक चक्कर आ रहा है। कैलेब हैरान रह गया। क्या तुम मेरे सामने बेचारा बनने का नाटक खेल रहे हो? ये काम नहीं करेगा। पर मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने लड़खड़ाते हुए विक्टोरिया की ओर बढ़ा। कैलेब के सामने मैं जानबूझकर 2 बार ऐसे गिरा जैसे सच में बेहोश होने वाला हूँ। फिर सीधे जाकर विक्टोरिया से टकराया और खुद को संभाला। मैंने बेहद कमजोर आवाज में कहा, सॉरी विक्टोरिया। मिस्टर व्हिटमोर से कुछ बातें करने के बाद अचानक मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। कैलेब तो यह एक्टिंग देखकर सन्न रह गया। इधर विक्टोरिया ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। उसके नाजुक चेहरे पर सबके सामने प्यार का हल्का सा नाटक आ गया। वह बोली, चलो अपने कमरे में चलकर आराम करते हैं। कैलेब ने गुस्से से विक्टोरिया की तरफ देखा और बिना सोचे समझे हमारा रास्ता रोकने के लिए आगे आ गया। उसे देखते ही विक्टोरिया का रवैया तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने कहा, एक तरफ हटो। हम दोनों जैसे ही कमरे में वापस आए तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। विक्टोरिया ने मुस्कुराते हुए मेरा मजाक बनाया, बहुत होशियार हो डार्लिंग। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने विक्टोरिया का वो ताना सुना ही ना हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मैं तो बचपन से ही ऐसा होनहार हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया को गुस्से में हंसी आ गई। वैसे मैं फालतू बातें बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। मैडम सीईओ मुझे रुपए देती हैं, इसलिए उनके सामने मैं झुक सकता हूँ। लेकिन वो कैलेब मेरे लिए पूरी तरह अजनबी था। उसकी बकवास में बिल्कुल सहने वाला नहीं था। उस रात डिनर पर विक्टोरिया की 2 युवा आंटियां भी आईं। दूसरी आंटी मिरांडा स्टर्लिंग काफी चालाक और मतलबी लग रही थी, जबकि तीसरी आंटी ग्रेस स्टर्लिंग एकदम सीधी सादी और शरीफ थी। बूढ़े मिस्टर स्टर्लिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनके लिए मेरे जैसे मामूली बैकग्राउंड का आदमी उनकी पोती के लायक नहीं था। उन्होंने सख्त चेहरे से मुझे चेतावनी दी, ईथन, तुम्हें और विक्टोरिया को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। जल्द ही कोई बच्चा पैदा करो और स्टर्लिंग परिवार को एक वारिस दो। मैंने बिना कोई बहस किए चुपचाप आज्ञाकारी दामाद की तरह सिर हिला दिया। मुझे शांत देखकर दादाजी सच में खुश हो गए। डिनर के बाद मैं विक्टोरिया के पीछे पीछे कमरे में गया और पूछा, क्या मैं आज रात इस बिस्तर पर सो सकता हूँ? ये काफी बड़ा है। विक्टोरिया के चेहरे पर पहले एक बेरहम भाव आया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया, इसलिए माहौल भांपने के लिए पूछा, मिस स्टर्लिंग, क्या आप ठीक हैं? वह रूखेपन से बोली, मिस्टर हेस, अपनी भलाई के लिए मुझसे दूर ही रहो। मेरी परवाह करने या मुझे समझने की कोशिश मत करना। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों? ऐसा करने से क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? विक्टोरिया खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी। फिर बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए बोली, दुनिया नहीं, तुम खत्म हो जाओगे। नहाने के बाद वह काले सिल्क के पजामे में बाहर आई। मैंने तुरंत दूरी बनाते हुए कहा, देखो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम जानती हो कि मैं क्लोई से प्यार करता हूँ और कभी किसी और को पसंद नहीं करूंगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बाद मैं बाथरूम गया, जल्दी से नहाकर आया और बिना उसकी तरफ देखे सीधे बिस्तर के एक कोने में तकिया लगाकर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सुबह सुबह हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। विक्टोरिया का लंबा गोरा हाथ मेरी कमर पर था। मैंने घबराकर चुपचाप उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरा हाथ उसे छुआ उसने आंखें खोल दी। मैं वहीं जम गया। विक्टोरिया ने शांति से हाथ हटाया और सख्त आवाज में बोली, समझाओ। मैंने कहा, मैं तुम्हें लुभाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ध्यान से देखो, तुमने ही मुझे थाम रखा था। विक्टोरिया ने अपनी भौहें उठाई। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तो अपनी जगह पर सीधा सोया था, पर विक्टोरिया ने ही मुझे बिस्तर के कोने में धकेल दिया था। अब मैं फायदे में था तो मैंने सीना तान कर कहा, अब तुम समझाओ। पर विक्टोरिया को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। वह बोली, ये मेरा बिस्तर है मिस्टर हेस, तुम्हें एक कोना दे दिया, वही तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। सीईओ जो ठहरी, काले को सफेद कहना कोई इनसे सीखे। सच में इन अमीरों का दिल ही काला होता है। मैं चुपचाप उठकर बाथरूम चला गया। विक्टोरिया मुझे जाते हुए देखती रही। फिर उसने बिस्तर के पास रखी पानी की बोतल उठाई, दराज से एक दवा की शीशी निकाली और 2 गोलियां खा ली। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कैलेब था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और हाथ में कुछ कपड़े थे। वह मुझे नफरत से घूर ही रहा था कि अचानक मेरे सामने ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैंने घबराकर विक्टोरिया की तरफ देखा, पर उसके चेहरे का रंग तक नहीं बदला। वह ठंडे लहजे में बोली, चिंता मत करो, उसे दिल की गंभीर बीमारी है, उसका ऐसे बेहोश होना आम बात है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि कल मेरी बहस नहीं हुई थी, वरना चाहे वह सच में बेहोश हुआ हो या नाटक कर रहा हो, ठीकरा सीधे मेरे सिर पर ही फूटता। घर में तमाशा मच गया। नौकर तुरंत प्राइवेट डॉक्टर को बुलाने गया और कैलेब को उठाकर ले गए। विक्टोरिया ने मुझे मजाकिया अंदाज में देखा, क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तरस खाने की बात है तो मुझे लगता है कि मेरी हालत उससे भी
ही बुरी है। ऐसे दीवाने आशिक के चक्कर में चाहे आप उससे कितना भी बचें, लोग हमेशा आपको ही दोषी मानेंगे। विक्टोरिया मेरी बात सुनकर ठिठक गई। मैंने आगे कहा, वैसे भी मेरे पास कोई असली नौकरी तो है नहीं, मैं तो अपनी शादी बेचकर पैसे कमाता हूँ। मुझे तुम जैसे रईस वारिसों पर तरस खाने का क्या हक है? हाँ, अगर मिस स्टर्लिंग मुझे और ज्यादा पैसे दें तो शायद मैं आपके लिए और बुरा मान सकता हूँ। विक्टोरिया मुस्कुराई और मेरे पास से गुजरते हुए धीरे से बोली, इसके बारे में सोचना भी मत। कैलेव वाले ड्रामे के बाद दादी एवलिन ने मुझे अकेले में बुलाकर मेरी खूब क्लास लगाई। वह चिल्लाकर बोली, कैलेव व्हिटमोर परिवार का इकलौता वारिस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे अपना सामान मंगवाने की? क्या इस घर में नौकर मर गए हैं? मैंने अपने हाथ जेब में डाले और शांति से कहा, उसने खुद नौकर से सामान छीना था, मैंने उससे कभी सामान लाने को नहीं कहा था। ये सुनकर दादी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हारी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल तमीज नहीं है, बुजुर्ग के सामने मुंह चलाते हो। अगर एक बार और पलटकर जवाब दिया तो मैं अभी विक्टोरिया से तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घूमकर देखा तो विक्टोरिया, जो अभी अभी कंपनी की मीटिंग के लिए निकली थी, बिल्कुल सख्त चेहरे के साथ दरवाजे पर हमें देख रही थी। वह ठंडी आवाज में बोली, दादी मुझे आज एक इवेंट के लिए ईथन की जरूरत है, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। विक्टोरिया को देखते ही दादी एवलिन का गुस्सा गायब हो गया और उनका चेहरा फिर से एकदम दयालु और नरम हो गया। वह बोली, ठीक है, तुम दोनों जाओ, चलो भाई। ऐन मौके पर आकर विक्टोरिया ने मुझे उस दादी के चंगुल से बचा लिया। मैं सच में विक्टोरिया का बहुत शुक्रगुजार था। ये दादी एवलिन तो एक्टिंग की उस्ताद निकली। विक्टोरिया के सामने एक चेहरा और मेरे सामने दूसरा। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छी बात है कि वह तुम्हारी इज्जत करती है, वरना आज तो मैं उस बुढ़िया के हाथों हलाल हो ही गया था। विक्टोरिया मेरी बात सुनकर बस धीरे से मुस्कुरा दी। हमारी आलीशान काली बेंटले कार जल्द ही उस विला से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने लगी। मैंने कहा, वैसे मेरा घर, पर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, विक्टोरिया ने अचानक ब्रेक मारकर कार रोक दी और ठंडे लहजे में बोली, चलो बाहर निकलो, यहाँ कैब आसानी से मिल जाएगी। मैं हैरान रह गया। कोई अमीर औरत बाहर से चाहे कितनी भी प्यारी दिखे, अंदर से उसका दिल एकदम पत्थर का ही होता है। कार से उतरते ही विक्टोरिया ने बाहर झांकते हुए मजे लिए, क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? अरे सुधार कर लो क्लोई, तुम्हारी एक्स नहीं है, वह तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। खैर, वन साइड लव में गुड लक बच्चे। ये कहकर उसने पैर से एक्सीलेटर दबाया। मुझे ताजी हवा तो नहीं मिली, पर मुंह में गाड़ी का काला धुआं जरूर भर गया। मैंने अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए कैब ली, पर मेरी किस्मत तो देखिए, बिल्डिंग में घुसते ही मुझे फिर से वही दोनों क्लोई और मेसन मिल गए। मेसन ने देखा कि मैं अकेला हूँ और विक्टोरिया मेरे साथ नहीं है, तो वह बोला, ईथन, तुम्हारी वो अमीर पत्नी कहाँ है? उधर क्लोई मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसे कोई धोखा दे दिया हो। मैंने सीधे जवाब दिया, मेरी पत्नी काम पर गई है, वह बहुत बिजी रहती है, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? असल में क्लोई ने मेसन के लिए इसी बिल्डिंग में एक बेहद आलीशान फ्लैट खरीदा था, जिसकी कीमत $20 मिलियन से भी ज्यादा थी। वो फ्लैट मेसन के नाम पर तो नहीं था, पर ऐश वही कर रहा था। क्लोई प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मेसन पर अंधाधुंध पैसे लुटाकर बस अपना प्यार साबित करना चाहती थी। मेसन मन ही मन बेहद खुश था, पर चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर बोला, ईथन, हम ठीक तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में रहने आए हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तभी अचानक पीछे से कुछ आदमियों की आवाजें आईं। घूमकर देखा तो मेसन के आवारा रूममेट्स थे। वे मुझे देखते ही तंज कसते हुए बोले, ईथन हेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेसन ने क्लोई की तरफ देखा और जानबूझकर शरीफ बनते हुए बोला, अरे भाइयों, ईथन से ऐसे बात मत करो, वह भी इसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक मेरे नीचे वाले फ्लैट में। यह सुनते ही मेसन के एक रूममेट ने ताना मारा, अच्छा तो यह बात है, यह ईथन तो अपनी रईस बीवी और खानदान पर पलने वाला रईसजादा है। यह हमारे मेसन जैसा नहीं है, जिसने बिना किसी सहारे के अपनी मेहनत के दम पर यह सब मुकाम हासिल किया है। उनकी बकवास सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने कहा, मेहनत से कमाया है या किसी अमीर गर्लफ्रेंड के पैसों पर ऐश कर रहा है? ये सुनते ही उन सबके चेहरे का रंग गायब हो गया। क्लोई बोली, ईथन हेस, अपनी हद पार मत करो। मैंने हंसकर कहा, अच्छा अब सच बोलना हद पार करना हो गया। मेसन ने तुरंत अपना सिर झुकाया और बेचारा बनकर क्लोई के सामने आ गया। क्लोई, ईथन सही कह रहा है, मुझे तुम्हारे खरीदे हुए घर में नहीं रहना चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से घर कमाना चाहिए। क्लोई ने मेरी तरफ नफरत से देखा और मेसन का हाथ थामकर बोली, उसकी घटिया बातों पर ध्यान मत दो, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा ही है। इस फिल्मी सीन के बाद क्लोई को उम्मीद थी कि मैं हमेशा की तरह जलन के मारे रोने लगूंगा या दुखी हो जाऊंगा, पर मैं तो बस मुस्कुराया और सीटी बजाते हुए अपने फ्लैट में चला गया। लेकिन असली मुसीबत रात को शुरू हुई। ऊपर वाले फ्लैट से इतनी भयानक आवाजें आ रही थीं कि मेरे कान फटने लगे। मैंने तकिए से अपने कान ढके, मेरी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मेरा मन कर रहा था कि ऊपर जाकर उस मेसन का खून ही कर दूं। मेरे फ्लैट की साउंड प्रूफिंग इतनी भी बुरी नहीं थी, पर ऊपर वाले इस कदर बेकाबू होकर चीख चिल्ला रहे थे कि पूरा घर गूंज रहा था। मेसन अच्छे से जानता था कि मैं नीचे रहता हूँ, वह जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए यह सब कर रहा था। अगली सुबह रात भर जागने की वजह से मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। तभी मेरे दोस्त रयान का फोन आया। उसने बताया कि उसकी एक आंटी ने उसे नाश्ते और डिनर पर बुलाया है और वह चाहता था कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ा तो किस्मत का खेल देखिए, वहां फिर से क्लोई और मेसन थे। क्लोई ने एक छोटा सा कैमिसोल टॉप और ऊपर से पारदर्शी सफेद जैकेट पहन रखी थी। उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर साफ साफ लव बाइट के लाल निशान चमक रहे थे। मैंने अपनी आंखें घुमा ली। भाई बिना देखे ही रात के शोर से मुझे पता चल गया था कि ऊपर क्या गुल खिले हैं। मेसन ने मुझे देखते ही एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग ईथन ब्रो। मैंने कहा, क्या मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ? मुझे ब्रो क्यों कह रहे हो? मेरा गुस्सा देखकर मेसन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, पर बाहर से फिर वही मासूम चेहरा बनाकर बोला, सॉरी। मैंने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिस्टर कोल, बस मुझसे दूर रहा करो। तभी क्लोई रूखेपन से बीच में बोली, ईथन हेस, ज्यादा खुशफहमी में मत जियो, मेसन तुम्हारी वजह से यहाँ घर नहीं लेना चाहता था, ये सब बस एक इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन कहा, हाँ भाई बिल्कुल, पूरे शहर के 10,000 अपार्टमेंट्स में से उसने इत्तेफाक से मेरी ही बिल्डिंग चुनी, और वो भी ठीक मेरे सिर के ऊपर वाला फ्लैट। क्या कमाल का इत्तेफाक है।